हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड की लेटेस्ट गाइडलाइंस जो कि 20 जून को आई थी, ऑफिशियल डॉक में क्या क्या है वो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये सभी गाइडलाइंस कोविड 19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु कोविड कर्फ्यू के संबंध में है। ये गाइडलाइंस आपकी आज यानी कि 22 जून से स्टार्ट है। सुबह 6 बजे से आपकी स्टार्ट हो चुकी है और दिनांक 29 जून सुबह 6 बजे तक ये प्रभावी रहने वाली है। तो क्या-क्या गाइडलाइंस एक-एक करके देख लेते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो इस अवधि में राज्य के ग्रामीण ग्राम पंचायत क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लिखित दिशा निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारियों अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के कोविड-19 संक्रमण की परिस्थिति का आकलन करते हुए आवश्यकता अनुसार अपने स्तर से आदेश जारी कर सकेंगे। कोविड कर्फ्यू के मध्य कोविड वैक्सीन का कार्यक्रम पूरे राज्य में चलेगा और वैक्सीन हेतु चाहे आप फर्स्ट डोज लेने जा रहे हैं या सेकंड डोज लेने जा रहे हैं, आपके पास या तो वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन हो, कोई मैसेज हो या कोई और प्रूफ हो जिससे आप दिखा पाए आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, उसके बाद ही निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में छूट मिलेगी। कोविड-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए कोविड कर्फ्यू अवधि में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट चाहिए। दोस्तों, जिस तरीके से पिछली बार पिछले गाइडलाइंस में ही दे दिया गया था कि जो शादी में शामिल होने वाले लोग हैं वो 50 लोग शामिल हो सकते हैं, उससे पहले 20 थे। तो उसी गाइडेंस को कंटिन्यू करते हुए कि कोविड-19 संक्रमण की संख्या में कमी को देखते हुए अब भी विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए आपको अधिकतम 72 घंटे पूर्व की रिपोर्ट चाहिएगी, कोविड-19 रिपोर्ट। और वो कौन-कौन सी हो सकती है? आरटी-पीसीआर हो सकती है, ट्रू नेट हो सकती है, सीबीएन एएटी हो सकती है, आरएटी कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट हो सकती है। इसके साथ ही सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जाएगी। तो अगर आप किसी शादी समारोह में जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो आरटी-पीसीआर रिपोर्ट का ध्यान रखें और अधिकतम 50 लोगों को ही शामिल करें। आगे पॉइंट बात करते हैं शव यात्रा की। तो शव यात्रा में भी अधिकतम 50 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं। समस्त शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगी। हालांकि जो डिस्टेंस लर्निंग है वो जारी रहेगी और इसके अलावा एमबीबीएस 4th 5th ईयर और बीडीएस 4th ईयर और नर्सिंग क्लासेस जो हैं ये आपकी केस टू केस चालू रहेंगी। समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक समारोह, अदर गैदरिंग्स एंड लार्ज कॉन्जोरिएशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। बाहरी राज्यों से अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं किसी और राज्य से, तो बाहरी राज्यों से उत्तराखंड से आने वाले व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पहले की आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए। आरटी-पीसीआर, ट्रूनेट, सीबीएनएटी, आरएटी कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। बाहरी राज्यों से अगर आप आ रहे हैं तो आपको इसके साथ-साथ ई पास भी बनाना होगा, जो कि smartcityderadun.uk.gov.in पर आप बना सकते हैं। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पैतृक गांव वापस आ रहे प्रवासियों द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु पिछले वर्ष की भांति जो ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान की निगरानी में स्थापित विलेज क्वारंटाइन फैसिलिटी है, वहां पर आइसोलेट होना होगा 7 दिन। और अगर कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं कोविड-19 के, तो ही आप घर जा सकते हैं। इसी तरीके से जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकता अनुसार क्वारंटाइन सेंटर भी संचालित हैं, जो जिला स्तर पर कार्य करते हैं। कोविड कर्फ्यू अवधि में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों, आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केटर्स और मंडी आदि भीड़-भाड़ स्थानों को निरंतर सैनिटाइज करना अनिवार्य है। राजस्व न्यायालयों को एक दिन में अधिकतम 20 मामले की सुनवाई के शर्त के साथ ही खोलने की अनुमति है। कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना है। कोविड कर्फ्यू अवधि में कौन-कौन सी दुकानें हैं जो खुली रहेंगी, वो हम देख लेते हैं कि कोविड कर्फ्यू अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े व्यक्ति दुकान कार्यालय को सशर्त सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल का कार्य करने की ही छूट मिली है। समस्त स्वास्थ्य सेवाएं खुली रहेंगी, 2400 घंटे चलेंगी। चिकित्सालय जैसे नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन दवाएं, डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्र सहित समस्त दवाई की दुकानें, ऑप्टिकल शॉप, मेडिकल उपकरण की दुकानें, चिकित्सा प्रयोगशालाएं और सैंपल संग्रह गृह, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल रिसर्च लैब, कोविड-19 संबंधित अनुसंधान करने वाले संस्थान, पशु चिकित्सा अस्पताल, औषधालय, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन और दवा की बिक्री और आपूर्ति, कोविड-19 के संक्रमण रोकने हेतु अस्पतालों और आवश्यक सेवाओं की सुविधा प्रदान करने वाले अधिकृत निजी प्रतिष्ठान, जिसमें होम केयर प्रोवाइडर, डायग्नोस्टिक और सप्लाई चेन फर्म्स आदि शामिल हैं।
दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, चिकित्सा आयोजनों के निर्माण संस्थान और उनकी पैकेजिंग सामग्री, कच्चे माल की विनिर्माण इकाइयां, एम्बुलेंस के निर्माण सहित चिकित्सालय, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के निर्माण संस्थान, ये सब ओपन रहेंगे। समस्त वित्तीय संस्थान जो रिलेटेड टू बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस है, अपनी कार्य अवधि के अनुसार कार्यालय संचालन की अनुमति उनको होगी और संबंधित स्थानों द्वारा न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा पब्लिक यूटिलिटीज हैं जो चौबीसों घंटे चलेंगी। पब्लिक यूटिलिटीज में आती है तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण, फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई का गैस। राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण, डाकघरों से डाक सेवाएं, राज्य में नगर पालिका, स्थानीय निकाय सत्रों पर जल, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंध क्षेत्रों का संचालन, टेलीकॉम टावरों के रखरखाव, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज सुविधा संबंधी दूर संचार, डीटीएच और इंटरनेट सेवाएं प्रदाता भी आवाजाही कर सकेंगे। कोविड कर्फ्यू सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर भी अपने व्यावसायिक कार्य हेतु आवागमन को भी छूट रहेगी। इसके अलावा वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान, तो समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान बाजार 22, 23, 24, 25 और 28, 2021 क्रमशः मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और सोमवार को प्रातः 8 बजे से शाम के 5 बजे तक ये खुले रहेंगे, परंतु सिनेमा हॉल बंद रहेगा, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम आदि ये सभी बंद रहेंगे अगले आदेश तक। समस्त सब्जियों की दुकानें, दूध की डेयरियां, मिठाई की दुकानें, फूलों की दुकानें दैनिक रूप से खुलेंगी। इनका टाइम भी सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक रहेगा। कोविड कर्फ्यू के दौरान 26 और 27 जून शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेंगे। इन दिनों में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों, आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केटर्स और मंडी, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर निश्चित सैनिटाइज करना अनिवार्य है। होटल, रेस्तरां और ढाबों की बात करें तो होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबों को केवल 50% क्षमता के साथ डाइनिंग के संचालन की अनुमति हो गई है। तो पहले सिर्फ टेक अवे की अनुमति थी, अब टेक अवे और होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन 50% के साथ डाइनिंग भी अवेलेबल है। होटल, ढाबे, रेस्तरां, भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल, रेस्तरां, भोजनालय, ढाबे रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक बंद रहेंगे। होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल का उपयोग भी कोविड प्रोटोकॉल के साथ 50% क्षमता के साथ किए जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा बात करें अगर गतिविधियां जो दैनिक रूप से और चलेंगी, वो हैं सभी मालवाहक वाहन जो कि राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति होगी। आम जनता को फल और सब्जी आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, डीटीडीसी, मिंत्रा, ये सभी सेवाएं ऑनलाइन डिलीवरी और होम डिलीवरी की इनको अनुमति होगी। खाद्य और किराने के वस्तुओं की फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी की अनुमति होगी। प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं, डीटीएच, ऑप्टिकल्स फाइबर, इसके साथ ही पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम, गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट, बिजली उत्पादन, पारेषण, वितरण इकाइयां और सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, कार्यालय और आवासीय परिसरों के रख रखाव के लिए निजी सुरक्षा सेवाएं, ऑटोमोबाइल मरम्मत की दुकानें, क्वारंटाइन सुविधाओं के उपयोग हेतु चिन्हित किए गए प्रतिष्ठान, ये सभी वो सारी दुकानें और सारी वो सेवाएं हैं जो कि आपकी खुली रहेंगी। इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन कौन सी ओपन रहेंगी और कौन कौन सी ओपन नहीं रहेंगी और क्या टाइमिंग रहेगा। तो इसी तरीके की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहती है। अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब बात करते हैं दोस्तों हम कि परिवहन की क्या गाइडलाइंस है, ट्रांसपोर्ट की गाइडलाइंस उत्तराखंड में क्या-क्या है, उस पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो अगर हम बात करें कि परिवहन की गाइडलाइंस क्या है, तो इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शैल कंटिन्यू टू ऑपरेट विद 100 ऑक्यूपेंसी। इंटर स्टेट मूवमेंट जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, वो 100% ऑक्यूपेंसी के साथ काम कर सकता है। पैसेंजर्स चाहे आप एयर से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, रेलवे से आ रहे हैं, प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं या फिर टैक्सी से आ रहे हैं, तो भी आपको स्मार्ट सिटी ई पास के वेब पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा, smartcitydeहरादून.uk.gov.in। उत्तराखंड गवर्नमेंट प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ देयर जर्नी, आने से पहले तो बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को, चाहे बस और टैक्सी के ड्राइवर भी, कंडक्टर और हेल्पर भी 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रू नेट, सीबीएनएटी या आरएटी, इनमें से कोई भी टेस्ट रिपोर्ट आपके साथ होनी चाहिए, तभी आप राज्य में प्रवेश की अनुमति आपको होगी। सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर और बाहरी राज्यों से इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट आवागमन हो सकता है।
राज्य विभाग द्वारा जारी एसओपी के अधीन जारी रहेगा। विक्रम ऑटो आदि सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति मिल गई है। राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊं जाएंगे यूपी के बॉर्डर के तहत, तो उनको आरटी-पीसीआर या कोविड-19 रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। उनको सिर्फ और सिर्फ ई पास बनवाना होगा वेब पोर्टल पर smartcityderadun.uk.gov.in। और बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए उत्तराखंड में आने वाले सभी जो आर्म फोर्स के आएंगे अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों को कोविड के परिणाम की जरूरत नहीं होगी, उनको भी नहीं चाहिए। अगर आप आर्म फोर्स से हैं, उन यात्रियों को सिर्फ और सिर्फ वेब पोर्टल पर ई पास बनवाना होगा। उपरोक्त सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य के उपरांत जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन करना होगा। जिला देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्र से अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों में जा रहे हैं तो आपको आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत होगी। जनपद हरिद्वार में अगर अस्थि विसर्जन हेतु आ रहे हैं तो निजी वाहन शासकीय वाहनों की क्षमता के 50% शर्त के साथ आपको अनुपालन करना है और मात्र 4 व्यक्तियों को ही कोविड प्रोटोकॉल के साथ अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर रजिस्टर करके 72 घंटे पूर्व की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के साथ ही अनुमति मिलेगी। सभी मालवाहक वाहन को राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन और लोड करने और उतारने की अनुमति है। सभी मालवाहकों को सामग्री लोड और अनलोड करने की अनुमति होगी। समस्त होलसेलर और रिटेलर दुकानों को गोदामों में सामान लोड करने की भी अनुमति होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे से एयरपोर्ट, बसों, टैक्सी, ऑटो रिक्शा की, तो यात्रियों को वैध दस्तावेज दिखाना होगा। आपको अपनी टिकट दिखानी होगी। ऑटो टैक्सी को केवल आपातकालीन उद्देश्य के लिए ही यूज किया जा सकता है। आपातकालीन आवश्यकता वाले बीमार व्यक्ति और उनके परिजनों को आवागमन करना है तो उनके लिए भी मेडिकल की जो पर्ची मिलती है, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन दिखाना होगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्य को भी वैध आईडी कार्ड के साथ ही कोविड का एसओपी का पालन करते हुए वाहनों को अनुमति मिलेगी। इसके अलावा आवश्यक सेवाएं आपातकालीन कोविड-19 प्रबंधन में शामिल सरकार, स्थानीय निकायों, अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलाने की अनुमति होगी। सामग्री के आवागमन हेतु राज्य और अंतर्राज्यीय आयात निर्यात की अनुमति है। सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य अस्पताल सहायता के लिए भी परिवहन की अनुमति है और इसके साथ ही निजी वाहनों से आवागमन के लिए वैध आईडी के आकस्मिक कारणों के लिए भी अनुमति होगी। तो दोस्तों ये थी ट्रांसपोर्ट की गाइडलाइंस जो मैंने आपको बता दी है, चाहे प्राइवेट व्हीकल है, चाहे आपका सार्वजनिक व्हीकल है। अगर आप उत्तराखंड में आ रहे हैं तो आपको ई पास और आपको आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी है। अगर आप मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको आरटी-पीसीआर ई पास जरूरी है। अगर आप गढ़वाल से कुमाऊं या कुमाऊं से गढ़वाल जा रहे हैं तो उस टाइम पे आपको जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम समस्त कृषि, उद्यान, पशुपालन संबंधित गतिविधियां। तो किसान और खेत श्रमिकों द्वारा कृषि कार्य या कृषि बागवानी, फ्लोरिकल्चर से संबंधित गतिविधियां, दुग्ध प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग और पोल्ट्री फार्म, मत्स्य पालन और हैचरी, ये सभी संचालन रहेंगे। सरकारी और निजी उद्योग की बात करें तो ऑल इंडस्ट्री चाहे अर्बन में है चाहे रूरल में है वो ऑपरेट हो सकती है। एसओपी का पालन करना होगा, कोविड-19 के सेफ्टी प्रोटोकॉल का, और उनके घर के कार्यस्थल पर लाने और घर छोड़ने हेतु अगर कोई श्रमिक काम करता है या तो उनके घर से लाने और ले जाने की सुविधा हो या फिर उनका वहीं पे रहने का इंतजाम करने के बाद ही काम शुरू किया जा सकता है। जिला प्रशासन भी इस बात की निगरानी रखेगा कि उद्योगों द्वारा उनके संचालन में एसओपी का सख्ती से पालन किया जा रहा हो। अब सरकारी और निजी क्षेत्रों की निर्माण गतिविधियों की बात करें तो सभी निर्माण गतिविधियां और उनमें कार्यरत वाहन, मजदूरों की आवाजाही स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा। निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों, कर्मचारियों को उनके घर से कार्यस्थल तक लाने और घर छोड़ने हेतु वाहन की व्यवस्था होगी या वहीं पे उनके रहने का ठिकाना होगा, उनके रहने की इंतजाम करना होगा, तभी शुरू हो सकता है। भारत सरकार के कार्यालय की बात करें तो समस्त आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभाग दैनिक रूप से खुलेंगे 100% मानव शक्ति के साथ, और अन्य विभाग और कार्यालय जो आवश्यक सेवाओं से संबंधित नहीं है वो 50% के साथ ओपन हो सकते हैं। कार्यालय और विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को छूट के बारे में राज्य सरकार के साथ अलग अलग टाइम पे जो है एसओपीज मिलती रहेंगी। राज्य सरकार के कार्यालय की बात करें तो सेम गाइडलाइंस रहेंगी, आवश्यक सेवाओं के लिए 100% और जो अन्य विभाग और हैं वो 50% के साथ ओपन कर सकते हैं। ये कुछ दिए गए हैं जो ओपन रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट और सिविल सोसाइटी सेक्टर की। तो निजी, कॉर्पोरेट और सिविल सोसाइटी सेक्टर भी 50% मानव शक्ति के साथ काम कर सकते हैं। ऐसे कार्यालय कर्मचारियों को हालांकि वर्क फ्रॉम होम के लिए ही प्रोत्साहित करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट की, जो कि बात है चारधाम यात्रा की। तो चारधाम यात्रा के लिए ऑफिशियल गाइडलाइंस क्या कहती है वो हम यहाँ इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्रथम चरण,
पहला जो स्टेज है 1 जुलाई 2021 से प्रारंभ की जाएगी। प्रथम चरण में केवल जनपद रुद्रप्रयाग के निवासियों को श्री केदारनाथ मंदिर के दर्शन, जनपद चमोली के निवासियों को बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन और जनपद उत्तरकाशी के निवासियों को यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन के लिए अनुमति होगी। तो 1 जुलाई से जो फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो रहा है, मैं हर एक वीडियो में आपको बोलती हूँ, इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं कि जो 1 जुलाई से स्टार्ट होगा उसमें रुद्रप्रयाग के लोग सिर्फ केदारनाथ जा सकते हैं, वो बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री नहीं जा पाएंगे। इसी तरीके से चमोली वाले भी चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम विजिट कर सकते हैं, बाकी अन्य पर नहीं विजिट कर सकते। और उत्तरकाशी वाले लोग यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों जगह जा सकते हैं 1 जुलाई से। ठीक है, हालांकि जो 11 जुलाई से स्टार्ट होगा फिर सभी बाकी के धाम भी कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप 4 धाम की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको दर्शन के लिए एक तो पंजीकरण करवाना होगा और 72 घंटे पूर्व की आरटी-पीसीआर या फिर ट्रू नेट या फिर सीबीएनएटी या फिर आरएटी कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। द्वितीय चरण आपका शुरू होगा 11 जुलाई से और द्वितीय चरण में केदारनाथ मंदिर, श्री बद्रीनाथ मंदिर, यमुनोत्री मंदिर और गंगोत्री मंदिर के दर्शन के लिए केवल उत्तराखंड राज्य के निवासियों को ही अनुमति मिलेगी। तो उसके लिए भी आपको 72 घंटे पूर्व की कोविड रिपोर्ट चाहिए। और 4 धाम यात्रा को सुचारू रूप से संचालन के लिए विस्तृत रूप से मानक जो एसओपी है, गाइडलाइंस है, उसका पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी जो ये पत्र था दिनांक 19 जून को, उसमें दिशा निर्देश जैसे लॉकडाउन खुलने के दौरान कोविड अप्रोप्रिएट के तहत 5 फोल्ड स्ट्रेटेजी यानी कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, फॉलोइंग ऑफ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इन सब का पालन होना चाहिए। तो जनरल बातें क्या है, जनरल डायरेक्टिव्स क्या है वो भी देख लेते हैं। सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थल पर आपको मास्क लगाना है, 6 फीट की दूरी रखनी है, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना नहीं है और पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध है। इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति बाहर ना निकले, पसंदीद को मॉर्बिडिटीज बाहर ना निकले, गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिला और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे खास ध्यान रखें और घर के अंदर ही रहें, जब तक जरूरी ना हो तब तक बाहर ना निकलें। तो दोस्तों ये थी उत्तराखंड की कंप्लीट गाइडलाइंस जिसकी मैंने आपको पूरी अपडेट दे दी है। आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन आपको हर एक जानकारी देना मेरा फर्ज है। तो इसी तरीके से हर एक जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए आप भी अपना फर्ज निभाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।